जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्ड। तो देखिए, जो रासायनिक बंधन होता है वो आखिर होता क्या है, इसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। तो यह एक प्रकार का बल है। रासायनिक बंधन क्या है जी? यह एक प्रकार का बल है जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है। रासायनिक बंधन क्या है जी? तो रासायनिक बंधन एक प्रकार का रासायनिक बल है जो अणुओं में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, और इसी को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। अब देखिए, ये जो रासायनिक बंधन है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वैद्युत संयोजक बंधन, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं। या इसका दूसरा नाम क्या है जी? तो आयनिक बंधन यानी अंग्रेजी में आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरा क्या है? सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, जो आयनिक बंधन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे में उदाहरण दिया हुआ है, NaCl जो हो जाएंगे ये आयनिक बंधन हो जाएंगे, MgCl2 CaO Na2O, ये सब क्या है जी? किसके उदाहरण है? इन सब में जो बंधन होगा, बॉन्ड जो बनेगा परमाणुओं के बीच, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। दूसरा जो है कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे H2O हो जाएगा, जैसे H2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, CCl4, ये कुछ उदाहरण है और भी बहुत सारे हैं। देखिए, अब इसमें दिक्कत क्या होता है, परीक्षाओं में ये पूछ देता है कि बताइए, कि एक दे देगा और कहेगा कि बताइए CaCO3 दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें कौन सा बॉन्ड पाए जाएंगे, कौन सा केमिकल बॉन्ड होगा, आयनिक होगा या सहसंयोजक होगा। तो किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये आयनिक है और ये सहसंयोजक है? तो चलिए, एक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका आप ये समझिए कि जब भी सहसंयोजक का बात आए, जब भी सहसंयोजक बंधन का बात आए, इसका मतलब दोनों का दोनों क्या होंगे जी? जो भी एलिमेंट होंगे उस क्या होंगे जी? अधातु होंगे। जब भी, याद रखिए, जब भी सहसंयोजक की बात आए यानी कोवैलेंट बॉन्ड की बात आए, तो उसमें जो तत्व होंगे, एलिमेंट जो होंगे, वो सब के सब क्या होंगे जी? नॉन मेटल होंगे यानी अधातु होंगे। जैसे कि इसमें देखिए, हाइड्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन है अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है, कार्बन है, क्लोरीन अधातु है, ठीक है। तो आज के बाद आप एकदम से याद रखिए कि जब भी सहसंयोजक यौगिक का बात कहे या उसमें कहे कि ये यौगिक है और इसमें आप बताइए कि इसमें कौन सा बंधन होगा, तो आप देखिएगा कि अगर दोनों एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हो, अगर क्या है जी? नॉन मेटल हैं यानी अधातु हैं, तो समझ जाइएगा कि उसमें जो बंधन होगा वो सहसंयोजक बंधन होगा यानी कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और भी बहुत सारे आपको उदाहरण, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर, ये सब क्या है जी? ये सब के सब कोवैलेंट बॉन्ड है। इस तरह से जब भी आयनिक बॉन्ड का पूछे, जब आयनिक बंधन पूछे कि इनमें यौगिक में कौन सा बंधन है बताइए, तो आयनिक बंधन हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें आयनिक बंधन ही है? तो याद रखिएगा, एक धातु और दूसरा अधातु अगर है, एक धातु और दूसरा अधातु है, तो हम समझ जाएंगे कि वह जो बंधन बनेगा वह आयनिक बंधन बनेगा, यानी उसमें जो बंधन बनेंगे यानी वो आयनिक बॉन्ड होंगे, ठीक है। और इस तरह से जो यौगिक बनेगा उसको हम लोग आयनिक यौगिक कह सकते हैं, और जो सहसंयोजक बंधन से जो यौगिक बनेगा उसको सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि सोडियम क्या है जी? धातु है। क्लोरीन क्या है? अधातु है। इस तरह से मैग्नीशियम क्या है? धातु है। क्लोरीन क्या है? अधातु है। कैल्शियम क्या है? धातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। सोडियम क्या है? धातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। तो आज के बाद एकदम से याद रखिएगा कि जब भी आयनिक बंधन का बात कहे
तो उसमें क्या होंगे, एक धातु और दूसरा अधातु। इसका भी कारण है। आप जानते हैं कि जितने भी अधातु हैं वे क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं जी, 4 5 6 7 होते हैं। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जी, ग्रहण करते हैं, यानी गेन करते हैं। और यही कारण है कि जो उसमें जो प्रवृत्ति होगा बंधन बनाने की, वो इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बनेगा। इसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे कि सहसंयोजक बंधन आखिर होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से उसमें बंधन किस तरह से बनते हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जानते हैं कि जो आयनिक बंधन होता है, आपको बता दिए कि इसमें एक धातु होगा और दूसरा अधातु होगा। धातु में ये प्रवृत्ति पाई जाती है, वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है जी, त्याग करता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है जी, त्याग करता है, यानी कि वे इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि इसके जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, दूसरे किसी एलिमेंट को, तत्वों को दे देते हैं, और तब आकर के अपने पर ये क्या कर लेते हैं जी, वैलेंसी पूरा कर लेते हैं, अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। और यही कारण है कि जब भी एक धातु और एक अधातु होगा, धातु में गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और अधातु में गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और यही कारण है कि जब भी आयनिक यौगिक बनते हैं तो उसमें धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और अधातु उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है जी, ग्रहण कर लेता है, और फिर बन जाता है क्या, तो आयनिक यौगिक बन जाता है। और इस तरह से इसमें जो बंधन होगा वो क्या होगा जी, आयनिक बंधन होगा, और ये एक धातु और एक अधातु से ही बनता है। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि किस तरह से ये आयनिक बंधन बनते हैं। देखिए आयनिक जो बंधन बनते हैं, यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि आयनिक बंधन जो बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम NaCl का ही बात करें तो Na जो होता है सोडियम के जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। अब कहिएगा कैसे, तो देखिए इसकी परमाणु संख्या आपको याद है कि कै गो होता है जी, 11 गो होता है। अब आप ये भी जानते हैं कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जी, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बचा कितना जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अस्थायी बन जाएगा, अपना अष्टक पूरा करेगा, या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बताइए मेहनत किस में ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रॉन 1 त्याग देने में या 7 इलेक्ट्रॉन को कमाने में, ग्रहण करने में। ठीक, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का ही क्या करेगा जी, त्याग कर देगा। तो अब क्या कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर जो है ये क्या करेगा, त्यागेगा। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए उसी से ना अभिक्रिया करेगा। तो ये क्या कर लिया, मान लीजिए क्लोरीन से अभिक्रिया किया। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के जो परमाणु संख्या होता है 17 होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे 17 होंगे। अब देखिए 17 होंगे तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर दूसरे कक्षा में अधिकतम तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और तीसरे कक्षा में बचे कितने हैं जी, तो 7 बचे हैं। अब बताइए इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 7 गो त्यागेगा कि 1 ग्रहण करेगा, तो 1 ये ग्रहण करेगा। और धातु के जो अधातु के जो गुण है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं इसी कारण से। ठीक है, अब इसको चाहिए तो जो 7 गो जो है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, और इसका अष्टक का हो गया जी, अब पूर्ण हो गया।
इसका अष्टक पूर्ण हो गया, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा जी, 8 होगा। और इस तरह से ये जो बनाएगा सब, ये क्या बनाएगा जी अब क्रिया के बाद, तो Na चूंकि ए को दिया था इसलिए इस पर एगो प्लस हो जाएगा, और Cl एगो लिया था इसलिए इस पर एगो माइनस हो जाएगा। और इस तरह से ये एक दूसरे से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एक बार और समझते हैं कि MgCl से किस तरह से बनेगा। तो देखिए Mg जो होता है इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Mg के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या करेगा, किस तत्व से अभिक्रिया करेगा जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या देखिए जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर 1 क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो 1 ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। इसीलिए कहता है कि 2 क्लोरीन आइए और दोनों क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है। तो ये क्लोरीन 2 गो आया, ठीक है। इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके भी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, यहाँ ले लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ ले लेगा। अब देखिए कि इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, और ये 2 बाह्यतम कक्षा में जो था ये क्या किया, त्याग दिया, तो इसके भी बाह्यतम कक्षा में अब क्या हो गए, 8 हो गए। इस तरह से ये जो बनाता है ये Mg यानी कि मैग्नीशियम क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, इसलिए इस पर 2 प्लस हो जाता है, और Cl 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसलिए इस पर 2 माइनस हो जाता है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका और भी आप बदल सकते हैं, यानी Mg क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, Cl -2 लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसमें भी होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में भी कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और तब जा करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पर Na2O है, इसका मतलब सोडियम है, तो 2 को सोडियम इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए, और सोडियम 1 अगर रहेगा अकेला तो 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसीलिए 2 सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। दोनों जो सोडियम है 1-1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और जो ऑक्सीजन है दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले रहा है। इसका भी अष्टक पूरा हो जा रहा है और इसका भी अष्टक पूरा हो जा रहा है, और इस तरह से बन रहा है सोडियम डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो सहसंयोजक बंधन जो होता है वह किस तरह से बनता है, उसके कितने प्रकार हैं। तब तक बने रहिए इसी चैनल पर।